नमस्कार दोस्तों, हम लोग स्पीडी के वार्षिकांक के जुलाई एडिशन में दिया हुआ शुरुआत के चैप्टर देख रहे हैं और आज का चैप्टर आखिरी चैप्टर है जिसमें छोटे छोटे टॉपिक को सम्मिलित किया गया है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पूरे वीडियो को। भारत का 75वां गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि मुख्य अतिथि जो थे वो इमैनुअल मैक्रोन थे। इमैनुअल मैक्रोन थे और ये कौन थे? तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी की बात करें तो राज्य में पहला स्थान जो आया था वो उड़ीसा का। इस विषय पर आधारित था विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। अब मंत्रालय या विभाग श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जो झांकी आया था वो संस्कृति मंत्रालय का था। विषय था भारत लोकतंत्र की जननी। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ झांकी पहला स्थान उड़ीसा का और मंत्रालय विभाग श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी संस्कृति मंत्रालय का। मुख्य अतिथि थे इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति। 2023-24 में प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार। प्रधानमंत्री को प्राप्त जो है वो सर्वोच्च पुरस्कार कौन कौन है? तो अभी हाल फिलहाल रूस के दौरे पर हैं नरेंद्र मोदी। उन्हें पुरस्कार दिया गया कौन सा? तो उन्हें पुरस्कार दिया गया रूस के पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, नागरिक पुरस्कार, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। क्या है? द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल पुरस्कार दिया गया जो रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो भी हाल फिलहाल दिया गया है। एबाकल अवार्ड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ 2023 दिया गया पलाऊ गणराज्य के द्वारा। एबाकल अवार्ड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ 2023 दिया गया पलाऊ गणराज्य के द्वारा। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी 2023 दिया गया फिजी देश के द्वारा। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू 2023 दिया गया पापुआ न्यू गिनी के द्वारा। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू 2023 पापुआ न्यू गिनी के द्वारा दिया गया। ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023 जो दिया गया था वो मिस्र के द्वारा दिया गया था। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर 2023 दिया गया था फ्रांस के द्वारा। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर 2023 दिया गया है ग्रीस के द्वारा। ऑर्डर ऑफ डुक ग्यालको 2024 जो दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है? वो भूटान के द्वारा दिया गया। अब देखते हैं डिक्शनरियों द्वारा चयनित बर्ड ऑफ द ईयर। डिक्शनरियों द्वारा चयनित बर्ड ऑफ द ईयर सिर्फ 2023 का देखेंगे, वही इंपॉर्टेंट है। ऑक्सफोर्ड ने किसे चुना था? रीच को चुना था। किसे? बर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना था ऑक्सफोर्ड ने रीच को। मरियम वेबस्टर ने चुना था ऑथेंटिक को। किसे? ऑथेंटिक को। कैम्ब्रिज ने चुना था किसे? हेलुसिनेट को। और कॉलेज ने चुना था एआई को। और डिक्शनरी.com ने भी चुना था हेलुसिनेट को। तो डिक्शनरी द्वारा चयनित बर्ड ऑफ द ईयर ये था 2023 में। किसे? ऑक्सफोर्ड ने रीच को, मरियम वेबस्टर ने ऑथेंटिक को, कैम्ब्रिज ने हेलुसिनेट को, कॉलेज ने एआई को और डिक्शनरी.com ने हेलुसिनेट को। अब इसरो का वर्ष 2022 से 24 के प्रमुख मिशन के बारे में देख लेते हैं। इनसेट 3DS 17 फरवरी 2024 को प्रक्षेपण किया गया था और किस यान से? तो GSLV F14 से। एक्सपोसाइट मिशन 1 जनवरी 2024 को भेजा गया। किससे भेजा गया? तो PSLV C58 से। गगनयान का पहला परीक्षण उड़ान जो है 21 अक्टूबर 2023 को किया गया TVD-1 से। आदित्य 11 काफी इंपॉर्टेंट है, 2 सितंबर 2023 को भेजा गया PSLV C57 से भेजा गया था। DSSAR मिशन जो है 30 जुलाई 2023 को भेजा गया PSLV C56 से। चंद्रयान 3 की बात किया जाए, चंद्रयान 3 के तो 14 जुलाई 2023 को भेजा गया था और किस रॉकेट से भेजा गया था? LV-M3M4 काफी इंपॉर्टेंट है ये सब। NBS 01 की बात करें तो 29 मई 2023 को भेजा गया GSLV F12 से। टेलियोस 2 जो है वो 22 अप्रैल 2023 को भेजा गया PSLV C55 से। वन वेव इंडिया 2 भेजा गया 26 मार्च 2023 को LV-M3M3 से। EOS 7 जो है 10 फरवरी 2023 को भेजा गया SSLV D2 से। EOS 6 भेजा गया 26 नवंबर 2022 को PSLV C54 से। और वन वेव इंडिया भेजा गया 23 अक्टूबर 2022 को LV-M3M2 से। इसरो के अगर आगामी मिशन की अगर हम बात करें तो गगनयान 1 और 2 2024 में भेजा जाएगा
इसका प्रमुख बिंदु और उद्देश्य है कि भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम ये है। शुक्रयान 1 2024 में भेजा गया शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। मंगलयान 2 2024 में भेजा जाएगा, मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन होगा ये। निसार 2024 में पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का जो है वो संयुक्त मिशन है, नासा इसरो का संयुक्त मिशन है। अब आइए जानते हैं प्रोजेक्ट चीता के बारे में। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया में 8 अफ्रीकी चीतों, जिसमें 5 मादा और 3 नर को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया, जिसमें से एक मादा चीता सासा की मौत हो चुकी है। इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना। अभी वर्तमान में भारत में कुल कितने चीते हैं? 20 चीते हैं, जिसमें कुछ के जन्म हुआ, कुछ की मृत्यु हो गया, कुछ और भी लाए गए थे। 12 चीतों को 2022 तक में अभी तक में लाए गए हैं नामीबिया से, और जो जन्म हुआ है वो सब मिला के कितने हैं अभी भारत में? तो 20 हैं। नेक्स्ट देखते हैं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 का। जारीकर्ता भारतीय वन्यजीव संस्थान 29 जुलाई 2023 को। भारत में बाघों की कुल संख्या जो है 3682 है। कितना? 3682 है। इससे पूर्व जारी रिपोर्ट में बाघों की कुल संख्या 3167 बताई गई थी। विश्व का 75% बाघ केवल भारत में है, सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है। 2018 से 2022 के बीच बाघों की संख्या में वृद्धि 24.1% दर्ज की गई है। जिम कॉर्बेट रिजर्व उत्तराखंड में देश के सबसे ज्यादा बाघ हैं। कितने बाघ हैं? 260 बाघ हैं। बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 तथा 2022 में 54 हो गई थी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3925 तथा वार्षिक वृद्धि दर जो है वो कितना है? 6.1% है। अगर भारत में 2023-24 में आए तूफान एवं चक्रवात की अगर बात करते हैं तो फ्रेडी जो है वो मुंजाबिक मेडागास्कर में आया था, प्रभावित क्षेत्र है। नामकरण किसने किया था? फ्रेडी, यमन ने किया था। मोचा म्यांमार बांग्लादेश प्रभावित क्षेत्र है और नामकरण इसे यमन ने किया। इल्सा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पे आया था। बीपर जो है वो महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में आया था, और इसका जो है वो नामकरण बांग्लादेश ने किया है बीपर जो है के। साओला दक्षिणी चीन में आया था, प्रभावित क्षेत्र है, और ये वियतनाम इसका नामकरण किया था। तेज दक्षिण पश्चिम अरब सागर में आया था, भारत ने इसका नामकरण किया था तेज को। हामुन जो है वो बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया था, ईरान ने इसका नामकरण किया था। मिथिली जो है बांग्लादेश तट पे आया था, मालदीव ने इसे नामकरण किया था। जैस्पर जो है उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में आया था। डेनियल लीबिया में आया था। माइकोंग जो है वो आंध्र प्रदेश में आया था, म्यांमार ने इसका नामकरण किया था। अल्बारो मेडागास्कर तट पे आया था, मुंजाबिक ने इसका नामकरण किया था। और हाल फिलहाल जो है वो रेमेल आया था, जो पश्चिम बंगाल वो प्रभावित किया था, और ओमान ने इसका नामकरण किया था। अब देखते हैं विश्व के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर। पहला जो है वो फ्रंटियर है अमेरिका के, दूसरा फुकाकू है जापान के, और तीसरा लूमी है फिनलैंड के। अगर भारत के शीर्ष 3 कंप्यूटर की बात करें तो एरावत है सीडेक पुणे के द्वारा, परम सिद्धि है सीडेक पुणे के द्वारा इसे किया गया है, और प्रत्यूष जो है IITM पुणे के द्वारा। तो भारत के शीर्ष 3 कंप्यूटर में एरावत, परम सिद्धि और प्रत्यूष है। अब विश्व में है फ्रंटियर, फुगाकू और लूमी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की बात करते हैं तो पर्यावरण वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2022 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2021-17 भी जारी की। इसके बारे में क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि देश में कुल वन व वृक्षावरण कितना है? 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, 24.62% है। देश में कुल वन आवरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, 21.71% है। देश में कुल वृक्षावरण की अगर हम बात करें तो 95,748 वर्ग किलोमीटर है, 2.91% है। कुल वृद्धि वन और वृक्षावरण में 2261 वर्ग किलोमीटर है। वनावरण में वृद्धि 1540 वर्ग किलोमीटर है, 2019 की तुलना में 0.22% है। वृक्षावरण में वृद्धि 721 वर्ग किलोमीटर, 2019 की तुलना में 0.76% है। देश में कुल मैंग्रोव वन की बात करें तो 492 वर्ग किलोमीटर है, वृद्धि 17 किलोमीटर स्क्वायर हुआ है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाले राज्य जो है वो कौन कौन है? सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाले राज्य तो पश्चिम बंगाल 4233%, गुजरात
42.33%, गुजरात 23.54%, अंडमान निकोबार 12.34% है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य जो है वो मध्य प्रदेश 77,493 किलोमीटर स्क्वायर, अरुणाचल प्रदेश जो है 66,688 किलोमीटर स्क्वायर, छत्तीसगढ़ 55,717 किलोमीटर सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य है। और सबसे कम वनावरण क्षेत्र वाले राज्य कौन कौन है? तो हरियाणा 1603 किलोमीटर स्क्वायर, पंजाब जो है 1847 किलोमीटर स्क्वायर, गोवा 2244 किलोमीटर। वनावरण में वृद्धि दिखाने वाला शीर्ष राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा 647 किलोमीटर स्क्वायर, तेलंगाना 632 किलोमीटर स्क्वायर और उड़ीसा 537 किलोमीटर स्क्वायर है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य, ये भी पूछा जाता है आजकल, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत, तो मिजोरम जो है 84.53% के साथ सबसे ज्यादा, अरुणाचल प्रदेश 79.33% के साथ दूसरे स्थान पे, अब मेघालय जो है जहां ज्यादा वर्षा होता है 76.00% के साथ तीसरे स्थान पे है। देशों के वनों में कुल कार्बन स्टॉक की बात करते हैं तो 7204 मिलियन टन लगभग है। अब आइए देखते हैं प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व में प्रथम, काफी इंपॉर्टेंट है। चावल की अगर हम बात करते हैं विश्व में प्रथम चीन को है, अब भारत में प्रथम जो है वो पश्चिम बंगाल में होता है चावल। गेहूं और आलू की बात करें तो विश्व में प्रथम चीन आता है और भारत में प्रथम जो है उत्तर प्रदेश आता है। मक्का की बात करें तो विश्व में प्रथम आता है अमेरिका का और भारत में प्रथम जो है उत्पादन कर्नाटक राज्य के आता है। दलहन दालें की बात करें तो विश्व में प्रथम भारत का और भारत में प्रथम मध्य प्रदेश का। मूंगफली की बात करते हैं तो विश्व में प्रथम चीन का और भारत में प्रथम जो है वो गुजरात का आता है। गन्ना की अगर हम बात करते हैं तो विश्व में प्रथम ब्राजील का और भारत में प्रथम जो है उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। जूट की बात करते हैं तो विश्व में प्रथम भारत का और भारत में प्रथम पश्चिम बंगाल राज्य का आता है। तंबाकू की अगर हम बात करें तो विश्व में प्रथम चीन का और भारत में प्रथम जो है वो आंध्र प्रदेश का। प्राकृतिक रबर की बात करें तो विश्व में प्रथम थाईलैंड का और भारत में प्रथम जो है वो केरल राज्य का आता है। कॉफ़ी की बात करें तो विश्व में प्रथम जो है वो ब्राज़ील राज्य का है और भारत में सबसे ज़्यादा कैसे कर्नाटक का। सूरजमुखी की अगर हम बात किया जाए तो सूरजमुखी जो है विश्व में प्रथम यूक्रेन देश का और भारत में प्रथम कर्नाटक राज्य का। ज्वार की बात किया जाए तो विश्व में प्रथम अमेरिका का और भारत में महाराष्ट्र का। कपास सबसे ज़्यादा चीन में उत्पादन होता है और भारत में गुजरात में। प्याज की बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा चीन में और भारत में महाराष्ट्र का। अगर चाय की बात किया जाए तो विश्व में सबसे ज़्यादा चीन में और भारत में असम में। सोयाबीन जो है वो विश्व में सबसे ज़्यादा अमेरिका में और भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। दूध की बात किया जाए, दूध तो सबसे ज़्यादा भारत में होता है और भारत में सबसे ज़्यादा राजस्थान में। चीनी भी सबसे ज़्यादा भारत में और भारत में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। मसाला की बात करें तो सबसे ज़्यादा भारत में होता है विश्व में और भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है। कुल तिलहन की बात करें तो सबसे ज़्यादा भारत में होता है और भारत में सबसे ज़्यादा राजस्थान में। अब प्रमुख खनिज उत्पादन भारत एवं विश्व में देख लेते हैं। कोयला की बात करते हैं, कोयला तो विश्व में प्रथम स्थान जो है वो चीन का, भारत में प्रथम स्थान छत्तीसगढ़ का। हीरा की बात करते हैं तो विश्व में प्रथम स्थान रूस का, भारत में मध्य प्रदेश का। तांबा की बात करते हैं तो विश्व में प्रथम चिली का, भारत में प्रथम मध्य प्रदेश का। लौह अयस्क की बात करते हैं तो विश्व में प्रथम जो है ऑस्ट्रेलिया का में उत्पादन होता है लौह अयस्क और भारत में प्रथम जो है उड़ीसा का। चांदी की बात करते हैं तो मैक्सिको विश्व में और भारत में राजस्थान। कच्चा तेल की बात करते हैं तो अमेरिका विश्व में प्रथम, राजस्थान भारत में प्रथम। प्राकृतिक गैस विश्व में प्रथम रूस में और भारत में असम में। बॉक्साइट की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में विश्व में और भारत में उड़ीसा। मैग्नीज दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा, मध्य प्रदेश में, भारत में प्रथम स्थान है। सोना विश्व में प्रथम चीन का, भारत में प्रथम कर्नाटक का। अभ्रक विश्व में प्रथम चीन का और भारत में सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश राज्य में। यूरेनियम की बात करते हैं तो कजाकिस्तान में विश्व में प्रथम स्थान है और भारत में आंध्र प्रदेश का। टंगस्टन की बात करें तो चीन जो है वो विश्व में प्रथम स्थान है, भारत में आंध्र प्रदेश राज्य प्रथम स्थान है। कैडमियम की बात करें तो चीन जो है वो प्रथम स्थान है विश्व में और भारत में आंध्र प्रदेश है। निकेल की बात करें तो इंडोनेशिया विश्व में प्रथम और उड़ीसा जो है भारत में प्रथम। क्रोमाइट विश्व में प्रथम दक्षिण अफ्रीका, भारत में प्रथम उड़ीसा राज्य है। चीन की बात करते हैं तो चीन विश्व में प्रथम और छत्तीसगढ़ जो है वो भारत में प्रथम है, क्या है, भारत में प्रथम है।
सीसा की बात करें तो चीन जो है वो विश्व में प्रथम, राजस्थान भारत में प्रथम। प्लेटिनम दक्षिण अफ्रीका में प्रथम स्थान लाता है विश्व में, और भारत में प्रथम स्थान जो है वो किसे है, उड़ीसा का है। नेक्स्ट देखते हैं रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम मौद्रिक दरें। बैंक दर अभी कितना चल रहा है, तो 6.75% चल रहा है। रेपो दर 6.50%, 6.50, और रिवर्स रेपो दर चल रहा है 3.35%, 3.35%। काफी इंपॉर्टेंट ये सब है। CRR चल रहा है 4.50% चल रहा है। SLR जो है वो 18% पे चल रहा है, सबसे ज्यादा चल रहा है SLR। MSF जो चल रहा है वो 6.75%। ये 1 जुलाई 2024 की ये स्थिति है। राम मंदिर के बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को किया गया था PM मोदी के द्वारा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को किया गया, 22 जनवरी 2024 को किया गया। अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण जो है वो नागर शैली में किया गया। किसमें, नागर शैली में किया गया। और राम मंदिर के डिजाइन वास्तुकार जो है वो चंद्रकांत सोमपुरा है, चंद्रकांत सोमपुरा है। मंदिर का निर्माण टाटा और लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने किया, टाटा और लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने मिलकर किया है। 1800 करोड़ की लागत से निर्मित मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है। कितनी है, 161 फीट है। रामलला की मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच है। इसके निर्माता है अरुण योगीराज। राम मंदिर में 5 मंडप है। कितने, 5 मंडप हैं, 392 खंबे हैं, और ये 3 मंजिलें हैं। भारत मंडपम की अगर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं तो भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडपम की अवधारणा से प्रेरित भारत मंडपम का उद्घाटन PM मोदी ने 26 जुलाई 2023 को किया, 26 जुलाई 2023 को किया। इसके वास्तुकार संजय सिंह एवं साइमन NAF है, जो स्पेनिश है। संजय सिंह एवं साइमन NAF है। इसका जो निर्माण है शाहपुरजी पलोंजी एंड कंपनी लिमिटेड ने किया था, शाहपुरजी पलोंजी एंड कंपनी लिमिटेड ने किया था। इसके उच्चतम स्तर पर 7000 लोगों को बैठने की व्यवस्था है भारत मंडपम में। विश्व के सभी से बड़ी नटराज प्रतिमा की बात करते हैं तो दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम के सामने अष्ट धातु से बनी दुनिया के सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा स्थापित की गई है। 27 फुट ऊंची और 18 टन वजनी इस मूर्ति को तमिलनाडु के स्वामी मलाई के राधा कृष्णन सतपथी ने तैयार किया है। स्वामी मलाई के राधा कृष्णन सतपथी ने तैयार किया है। अब आइए जानते हैं भारत का नया संसद भवन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। PM मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती के अवसर पर किया। नया भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है, सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है, जिसका निर्माण टाटा लिमिटेड ने 971 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया है, 971 करोड़ की अनुमानित लागत से किया है। भवन का डिजाइन HPC डिजाइन एवं प्लानिंग कंपनी ने किया है, SCP डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने किया है। नए संसद भवन को संयुक्त सत्र में कुल 1272 लोग बैठ सकते हैं। कितने, 1272 लोग बैठ सकते हैं। नए संसद भवन के लोकसभा सदन में 888 सदस्य और राज्यसभा सदन में 384 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था है। नए संसद भवन के वास्तुकार हैं बिमल पटेल। कौन है, तो ये हैं बिमल पटेल हैं। आगे देखते हैं भारत के प्रमुख रामसर साइट 2023-24 में। तो जो अभी हाल फिलहाल जो 81वां और 82वां रामसर साइट दिया गया है वो बिहार को दिया गया है। नागी पक्षी अभ्यारण्य को दिया गया है 81वां, और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को 82वां दिया गया है। ये भी जमुई बिहार में है, और नागी पक्षी अभ्यारण्य भी जमुई बिहार में है। यानी अब भारत में कितने रामसर साइट हो गए, तो 82 रामसर साइट हो गए हैं कुल। कुछ प्रमुख यहाँ पर देख लेते हैं। मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक, लॉन्गवुड 16 रिजर्व जो वन है तमिलनाडु, लॉन्गवुड 16 रिजर्व वन तमिलनाडु में, कराबेट्टी अभ्यारण्य तमिलनाडु में, अंग समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में, अधनासिनी एस्चुरी जो है कर्नाटक में। ये सब जो है प्रमुख रामसर साइट है, आप देख सकते हैं। अब आइए देखते हैं भारत में वर्तमान में रामसर साइटों की संख्या कितनी हो गई, तो वो है 82। भारत में सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ है, तो तमिलनाडु में। कितने हैं, 16 हैं। ये भी प्रश्न बन सकता है। मिशन चंद्रयान 3 की बात करते हैं तो चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से S सोमनाथ की अध्यक्षता में इसरो द्वारा LV-M3-M4 रॉकेट से लॉन्च किया और 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया। इसमें 3 मॉड्यूल है, प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर है। लैंडर को विक्रम और रोवर को प्रज्ञान जो है नाम दिया गया है। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को के सिवन की अध्यक्षता में इसरो द्वारा GSLV Mark 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था।
भारत सरकार के आगामी लक्ष्य है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। भारत में सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर स्थापना करने का लक्ष्य जो है वो 2024 तक रखा गया है। कृषि में शून्य डीजल उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल 2024 में तक में करने का लक्ष्य रखा है। किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य पहले 2022 था, अब 2024 है। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य पहले 2022 था, अब 2024 तक है। हर घर में नल का जल, स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य 2024 तक रखा गया है। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य जो है वो 2024 तक रखा गया है। और आगे जो है 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य कब तक है, तो 2025 तक है। 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 तक है। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भी 2025 तक है। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य 2025 तक। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य भी 2025 तक है। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025। $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025 है। दूध पर प्रसंस्करण को दुगना करना 2025 तक है। बेटिंग टिकट को खत्म करने कर कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य 2027 तक रखा गया है। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य जो है जो 2030 तक है। सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य 2030 तक है। सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030 तक करना है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य जो है वो 2030 तक है। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य भी 2030 तक है। 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य है। HIV एड्स को खत्म करने एवं मलेरिया उन्मूलन का 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य भी 2030 तक रखा गया है। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य भी 2030 तक रखा गया है। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का जो लक्ष्य है वो 2040 तक रखा गया है। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य जो है 2047 तक। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य 2047 तक। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करना 2047 तक के लक्ष्य रखा गया है। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर देश बनने का लक्ष्य कब तक, 2047 तक रखा गया है। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है वो 2050 तक रखा गया है। भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक। देश के सभी राज्यों में एक सौर शहर विकसित करना 2070 तक। देश के सभी राज्यों में एक सौर शहर विकसित करना 2070 तक। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य रखना 2070 तक है। वर्ष 2022-23 में स्थापित प्रमुख स्टैचू भी देख लेते हैं। स्टैचू ऑफ वननेस एकात्मा की प्रतीक है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में सरयू नदी के किनारे मानधाता पर्वत पर स्थित 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी की बात करते हैं, समानता की मूर्ति। यह हैदराबाद तेलंगाना में स्थित 216 फीट यानी 65.5 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। यह बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ नॉलेज महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित 70 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ नॉलेज डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा बेंगलुरु के संस्थापक की प्रतिमा है। इस प्रतिमा के मूर्तिकार राम बी सुतार हैं। स्टैचू ऑफ पीस की बात करते हैं तो राजस्थान के पाली जिले के जैतपुरा में स्थित 27 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ पीस जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की मूर्ति है। श्री रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस या शांति प्रतिमा श्री रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस या शांति प्रतिमा 2022 में गृह मंत्री अमित शाह श्री रामानुजाचार्य की 4 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर स्थित 182 मीटर 597 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसका निर्माण L&T कंपनी ने किया है। इस मूर्ति के शिल्पकार राम बी सुतार हैं। स्टैचू ऑफ बिलीफ जो है राजस्थान के नाथद्वार द्वारा शहर में स्थित 112 मीटर 369 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ बिलीफ विश्वास स्वरूपम भगवान शिव की प्रतिमा है। वंदे भारत ट्रेन जिसे ट्रेन 80 के नाम से भी जाना जाता है, इसकी शुरुआत हुई थी 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच। दूसरी ट्रेन चली थी 3 अक्टूबर 2019 को दिल्ली से कटरा के बीच। वंदे भारत चलाने वाली पहली महिला ड्राइवर जो है वो सुरेखा यादव है। इसका निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में हुआ है। पुराना नाम ट्रेन 18 था।
दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन बेंगलोर से चेन्नई के बीच चला था। भारत की किसान रेल की अगर बात करें तो पहली किसान रेल की शुरुआत जो है 7 अगस्त 2020 को महाराष्ट्र से देवताली से बिहार के दानापुर तक, महाराष्ट्र के देवताली से बिहार के दानापुर तक। और दक्षिण भारत की पहली देश की दूसरी किसान रेल की शुरुआत 9 सितंबर 2020 को अनंतपुर आंध्र प्रदेश से आदर्श नगर दिल्ली तक, अनंतपुर आंध्र प्रदेश से आदर्श नगर दिल्ली तक। यह था कुछ प्रमुख चैप्टर करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2024 स्पीडी में दिया हुआ जो जुलाई एडिशन का था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, धन्यवाद। और अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है स्पीडी जुलाई 2024 का, एक बार जाकर जरूर देखें।